हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 और आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे बिना कोई रेफरेंस यूज किए बगैर और मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करके और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और यूट्यूब चैनल्स की मदद से आप कैसे 90 प्लस और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। सो ज्यादा बात किए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना चाहूंगी। सबसे पहले अपना जो भी चैप्टर्स वाला पार्ट रहता है, जो भी प्रोज रहते हैं वो, देन पोएम्स एंड देन थर्ड पार्ट इज राइटिंग पार्ट। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू कवर द रीडिंग पार्ट, मतलब जो अनसीन पैसेज वाला आता है उसके लिए अगर आपको स्ट्रेटेजी या कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगी। ओके, सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रोज वाले पार्ट से, जो भी आपका चैप्टर वाला पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यू मस्ट रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स। सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी स्कूल जा रहे हैं तो वो टीचर आपको कैसा पढ़ाता है आई डोंट नो, बट मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपको स्कूल में पढ़ के इतना समझ आ जाता होगा कि ये स्टोरी किस बारे में है और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आपको टीचर ने पढ़ाया, उसके पहले जब आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ उस चैप्टर का नाम पता है, तो सबसे पहले आपको करना है एनसीईआरटी रीड। आप जब सबसे पहली बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको मुश्किल से 20 to 30% समझ आएगा। फिर जब भी अगले दिन आप जा रहे हो स्कूल में, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर होने लगेंगी, हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था। फिर जब आपने एक बार स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद आप जब फिर से एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे, स्कूल में ये पढ़ाए थे और यहाँ रीड करके ये समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे, आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी, एक सेंटेंस होगा आपको उसका मतलब नहीं समझ आएगा। ये सारी चीजें आपको खुद से सर्च करना है। मतलब आप जितनी बार भी एनसीईआरटी रीड कर रहे हो आपको हर बार कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया दूसरी बार एनसीईआरटी रीड। तो आपने एनसीईआरटी रीड करे, आपको जो भी वर्ड्स की मीनिंग समझ नहीं आ रही है वो लिख लेना। मैं आपको मेरी एनसीईआरटी जो भी बुक है उसकी वीडियो दिखा दूंगी कि कैसे आई यूज टू राइट एवरीथिंग, लाइक जो मुझे समझ आ रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें आई यूज टू राइट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। और वो आखिरी तक काम आता है। मतलब जब आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करोगे ना, तो आई मस्ट से जो भी आपका गैप होगा उसमें आपको एनसीईआरटी रीड करना ही है। तो आपने यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर लिया, फिर थोड़े दिन बाद जब दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया या संडे या कुछ भी आया, तब भी आप फिर से एनसीईआरटी रीड कर दो। आप मतलब इट इज लाइक द की पॉइंट कि आप जितनी बार एनसीईआरटी रीड करोगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको और इजिली वो जो भी चैप्टर है वो समझ आएगा। और मतलब जो राइटर्स होते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं लिखते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें लिखा कुछ और रहता है पर वो चीज किसी और चीज को रेफरेंस दे रही होती है, मतलब उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और ये किससे आएगा, बार बार एनसीईआरटी रीड करके। अब एनसीईआरटी रीड करने का एक और जो बेनिफिट निकलता है वो ये है कि आप जितनी बार एनसीईआरटी रीड करेंगे आपको ना उसके वर्ड्स याद हो जाएंगे। वर्ड्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक लाइन्स जो एनसीईआरटी में हाईलाइट करने वाली रहती है, आपको उसकी लाइन्स और वर्ड्स याद हो जाएंगे। और लाइक ये मान के चलो आप कि अगर आपने पूरा आंसर लिखे हो, उस आंसर में अगर आपने एनसीईआरटी का वो वर्ड या फिर एनसीईआरटी की वो लाइन अगर आपने ऐड कर दिए, तो जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। मतलब आपने जैसा भी फिर आंसर लिखोगे, अगर उसको वो की पॉइंट या वो जो वर्ड या लाइन वो ढूंढ रहा है एनसीईआरटी से, अगर वो दिख जाता है तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटे। अब एनसीईआरटी रीड करने के साथ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी यूट्यूब वीडियो की हेल्प से पढ़ना चाहते होंगे, तो मैं अभी आपको यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी, पर मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहूंगी कि आप पूरी तरह से यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड मत रहिए कि आपने पहले यूट्यूब वीडियो देख लिया, उसमें जो भी वो समझा रहे हैं आपने समझ लिए, फिर एनसीईआरटी रीड करे नहीं करे, मतलब ऐसा वाला नहीं करना। आप पहले एनसीईआरटी रीड करके खुद के मतलब आप अपने दिमाग में सोचना कि हाँ ये इसकी पोयम, ये इसकी कहानी होगी, ये इसकी कहानी नहीं होगी। आपको सही भी समझ आ सकता है, गलत भी समझ आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे पहले आप ट्राई करना कि आप खुद से वो चैप्टर समझने की कोशिश करो। ओके, सो मूविंग ऑन, यूट्यूब चैनल्स जो आपको यूज करने चाहिए, जिनके आपको हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहले आई विल रिकमेंड एनसीईआरटी वाला। वो लोग एक चैप्टर्स की वीडियोस नहीं डालते हैं, वो लोग एक मैराथन, एक बहुत लॉन्ग वीडियो डालते हैं 10 to 11 आवर्स और मे बी 6 आवर्स ऐसे की। तो वो बहुत बड़ी वीडियो डालते हैं, उसमें वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप वो देखना, पर वो अभी देखने का सही टाइम नहीं है। वो तब होगा जब आपके 4-5-6 चैप्टर हो चुके हैं, उसके बाद जो प्री बोर्ड्स का टाइम आता है या PT2 या उस टाइम पे आप देख सकते हैं, पर अभी वो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद कोई वीडियो देखना है तो आप शिप्रा मैम की वीडियोस देख सकते हैं। वो शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं और एनसीईआरटी रीड नहीं कराती हैं, ऑल्दो वो एनसीईआरटी का ही आपको समझाती है पर अपने वर्ड्स में, जो कि आपको याद हो जाता है। मतलब वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा कि हाँ इसकी ये स्टोरी, और आप भूलोगे नहीं कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो भी उस स्टोरी में हुए। ऑल्दो अगर आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो इंडेक्स क्वेश्चंस और जो चैप्टर के एंडिंग में दिए रहते हैं, वो क्वेश्चंस को ही ज्यादा प्रैक्टिस करना, शुरू से लेकर आखिरी तक, प्री बोर्ड हो या और सारी चीजें। एनसीईआरटी मतलब इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस कहीं से आते हैं एग्जाम्स में, तो वो या तो आते हैं आपके चैप्टर्स के अंदर से ही, मतलब क्रिटिकल बेस्ड जिनको अपन बोलते हैं, वो आपको एनसीईआरटी आप बार बार रीड करोगे तो आपको
इतना तक समझ आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन आया ये इस पैराग्राफ से पूछा हुआ है, और या तो आते हैं जो एनसीईआरटी के इंडेक्स या फिर जो एंडिंग में क्वेश्चन रहते हैं वहां से, या तो फिर आते हैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे। मतलब एग्जैक्ट पीवाईक्यू उठ के आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर जो पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वही थोड़ा वर्डिंग्स चेंज करके वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सही हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पोएम सेक्शन। यहाँ तक हो गया अपना चैप्टर वाला पार्ट। अब अपन पोएम्स की बात करेंगे। सबसे पहले पोएम्स आपको रीड करके नहीं आएंगी समझ, लाइक उसकी जैसी भी वर्डिंग्स हैं वो आपको रीड करके नहीं आएगा समझ। आप एक बार रीड कर सकते हैं आप चाहो तो एनसीईआरटी से, पर उसके लिए आपको किसी ना किसी वीडियो की या स्कूल टीचर किसी टीचर की आपको उसके लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोएम्स आर लाइक लिटिल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसमें जो लिखा रहता है उसका वो मतलब नहीं रहता, उसका कुछ और ही मतलब निकलता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसके लिए आपको कोई यूट्यूब वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अब देयर आर लाइक 2-3 चैनल्स जो मैं आपको लगा दूंगी, पर एक शिप्रा मैम जिनका मैं जानती हूँ, जिनको मैंने देखा भी है, तो उनका जो पोएम का एक्सप्लेनेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। देयर आर और मोर टीचर्स लाइक सिमरन सहानी मैम और डियर सर एंड तानिया शर्मा मैम, मे बी यू फॉलो दीज टीचर्स बट आई डोंट। आई विल रिकमेंड कि आप शिप्रा मिश्रा मैम को फॉलो करो, क्योंकि वो क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट तरीके से पोएम्स का पूरा आपको बता देती है। मतलब आपको लाइन वाइज सब समझ आ जाता है, ये पोएम में इस लाइन का ये मतलब है। ओके, ऑल्सो जो पोएम में इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, सबसे पहला रहता है कि आप फिगर ऑफ स्पीचेस, उस पोएम में जो जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई है या जिस लाइन में जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, यू मस्ट नो देम, आपको वो आना ही चाहिए। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके। सेकंड, आपको पोएट नेम्स याद होने चाहिए। अब पोएट नेम्स डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, पर जो पोएम से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर आप पोएट का नेम यूज कर रहे हो देन इट इज लाइक अ की पॉइंट, मतलब टीचर को समझ आ जाता है दैट यू नो द पोएम। ओके, सो सेकंड हो जाता है जो भी अपना पोएट का नेम है वो। एंड द थर्ड वन इज थीम ऑफ द पोएम। लाइक जो पोएम से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज्यादातर इसी बारे में आते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या फिर वो पोएम में क्या बताना चाह रहा है, वो पोएट इस चीज से किसको रेफर करना चाहता है, ऐसी सारी चीजें। और 12th क्लास में 5 पोएम्स हैं बस, एंड यू कैन लाइक मतलब आप उसको पूरा रट सकते हो अच्छे से कि हाँ इसमें ये इसको रेफर कर रहा है, ये सारी चीज। ओके, सो मूविंग ऑन टू द राइटिंग पार्ट। अब एक 12th में ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ग्रामर है ही नहीं। लाइक जो 10th में बच्चों के अगर इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए थे इंग्लिश में 10th क्लास में, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि ग्रामर बहुत पूछी जाती है 10th क्लास में। बट 12th क्लास में ये अच्छा है कि आपको पूरा राइटिंग पार्ट है। सबसे पहले राइटिंग के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है फॉर्मेट। सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मेट। यू मस्ट नो द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अलग से मार्क्स रहते हैं, और मतलब आपने पूरा लिख दिया और फॉर्मेट ही गलत है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो आती है कि फिक्स्ड लाइंस। कुछ ऐसी चीजें रहती है जैसे जॉब एप्लीकेशन हो गया या लेटर टू एडिटर हो गया, या मतलब ये सारी चीजें, नोटिस भी हो गया, इसमें कुछ फिक्स्ड लाइंस होती हैं, आप उनको याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपने जो इधर उधर देखे भाई, आपको जो सुटेबल लग रही है। ऐसे यूट्यूब्स में भी बहुत वीडियोस हैं जो आपको फिक्स्ड लाइंस बताते हैं। मैं भी बाद में वीडियो बना सकती हूँ अगर आपकी रिक्वेस्ट चाहिए ऐसा, तो फिक्स्ड लाइंस आपको याद करना ही चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप लिखने की बहुत बार प्रैक्टिस करो, पर ऐसा है कि आप हर बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते। मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा फॉर्मेट के साथ आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, पर वो जो एंडिंग का टाइम होता है जब आपके लिए आपके पास कम टाइम रहता है, और इंग्लिश को वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते होगे, एटलीस्ट एक हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन तो इंग्लिश पढ़ना ही है। अगर आप पूरा इग्नोर करोगे तो इंग्लिश आखिर में जाके आपको इग्नोर कर देगी। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइटिंग वाइटिंग के, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज्यादातर पीवाईक्यूज करो, या जो भी आपके प्री बोर्ड में या जो भी स्कूल के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद जो एंडिंग का टाइम रहता है या जो एग्जाम टाइम रहता है, तब आप एग्जाम्पल्स को ज्यादातर रीड करो। आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको गूगल में मिल जाएगा, मैं भी लिंक दे दूंगी, अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो बता देना। तो आप एग्जाम्पल्स को रीड करना, जो भी प्रीवियस ईयर है या फिर जो भी टॉपर्स के आंसर्स रहते हैं उनका जो भी पीडीएफ डलता है गूगल में, आप उनको रीड करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको अगेन आखिरी में एक समरी टाइप का बता देती हूँ कि आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर को रीड करना है। एनसीईआरटी को आप मल्टीपल टाइम्स रीड करना। एनसीईआरटी के बाद उसकी वर्ड मीनिंग, उसकी जो भी मीनिंग्स हैं, जो वर्ड की आपको मीनिंग समझ नहीं आ रही, वो स्पेसिफिक लाइंस आप याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना। एनसीईआरटी को बार बार रीड करना, जितना हो सकता है उतना रीड करना। ओके, उसके बाद आप कोई वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, वन शॉट छोटी सी वीडियो देखिए ताकि आपको याद हो जाए। आपको कैरेक्टर्स सारे आने चाहिए उस चैप्टर में, जो जो कैरेक्टर्स है सारे। पोएम्स के लिए थीम बेस्ड, आपको पोएम की थीम पता होनी चाहिए, उसमें जो भी पोएट है वो किस चीज को, क्या चीज का रेफरेंस दे रहा है वो सब पता होना चाहिए। पोएट का नेम पता होना चाहिए और सारी फिगर ऑफ स्पीचेस उसमें पता होनी चाहिए। फॉर द राइटिंग पार्ट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स रीड करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, और जो फिक्स लाइन है आपको उनको याद करना है। ओके, सो दैट्स इट। इससे आप करोगे तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। आपको इंग्लिश को पूरे साल इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप देते रहना। पूरा टाइम नीड नहीं है, पर आप देते रहना। जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहना, और एनसीईआरटी को जब भी टाइम मिले 15 मिनट 20 मिनट, एक दिन में इतना टाइम तो आप दे सकते हो, आप रीड करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।